वर्क इन द प्रोजेक्ट। इसमें हम EAC यानी कि एस्टिमेट एट कंप्लीशन को माइनस कर देते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, तो हमारे पास ETC आ जाता है। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में EVM को देखें तो वो जो है एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हमारे डिफरेंट फेजेस होते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन। तो इन सब में EVM काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले अगर हम इनिशिएशन और प्लानिंग फेज़ की बात करें तो EVM जो है हमें हेल्प करता है कि हम एक बेस लाइन सेट कर दें, मतलब कि अगर हम जो है प्रोजेक्ट की स्कोप और जो है हर चीज़ देखने के बाद एक बेस लाइन कॉस्ट और स्केड्यूल्स जो है ना सेट कर देते हैं कि हम टोटल इतना हमारा कॉस्ट आएगा, एस्टिमेट एक जैसे हम सेट कर देते हैं। तो हम वो जो है एक प्लान्ड वैल्यू डिफाइन कर देते हैं टू सेट अटेनेबल गोल एंड डिस्ट्रीब्यूट बजट अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट टाइमलाइन। हम जो है एक PV के मुताबिक, जैसे अगर हमने बोला कि 12 महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो हम उस मुताबिक अपने गोल सेट कर देते हैं कि इतने महीनों में इतना काम हो जाना चाहिए, 6 मंथ में 50% काम हो जाना चाहिए और इतने बजट के दरमियान में जो है होना चाहिए। तो PV हमें इस तरीके से यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। तो PV हमारा किस फेज़ में यूज़ होता है? प्लानिंग और इनिशिएशन फेज़ में। उसके बाद जो EVM है वो हेल्प करता है प्लान करने में बजट फॉर डिफरेंट फेजेज़ लाइक डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। तो EVM सिर्फ इन्हीं 2 फेजेज़ में नहीं यूज़ होता, बल्कि इसके अलावा भी डिफरेंट फेजेज़ में यूज़ हो रहा होता है, जहाँ हम लोगों ने बजट वगैरह प्लान करना होता है। इसके अलावा जो है ये रिड्यूस कर देता है लाइक्लीहुड ऑफ स्कोप क्रीप, मतलब स्कोप क्रीपिंग से ये जो है उसका रिड्यूस कर देता है चांस। अगर हम एग्जीक्यूशन फेज़ की बात करें तो हम लोगों ने प्लानिंग फेज़ में PV लिया था। यहाँ पे जो है हम CPI और SPI मतलब कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम असेस कर सकें कि हमारी जो है क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है। जो हमने PV सेट किया था उसके मुताबिक हमारी परफॉर्मेंस चल रही है या फिर उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ चल रही है। इसके थ्रू हमें ये फ़ायदा होगा कि हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं और प्रोएक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। मगर हमने देखा कि जैसे ही हमारी कॉस्ट एक्सीड हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो रही है, तो हम फ़ौरन जो है उस मुताबिक अगली प्लानिंग करेंगे कि कॉस्ट कम से कम यूज़ हो ताकि हम कस्टमर को विद इन द बजट अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। तो ये इसी में हेल्प कर रहा होता है कि हम बजट और स्केड्यूल ओवररन को अवॉइड कर सकें। इसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन फेज़ आ जाता है। इवैल्यूएशन फेज़ हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आता है। इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं EAC और ETC। इसमें ये होता है कि स्टेक होल्डर को पता होता है कि प्रोजेक्ट को हमने कैसे बजट और स्केड्यूल के मुताबिक चलाया था, ठीक है। उसको हर एक चीज़ पहले से पता होती है। EVM जो है हेल्प कर रहा होता है इवैल्यूएशन में ओवरऑल प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को और इसके थ्रू जो है हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब अगर हमने ये सॉफ्टवेयर किया, यहाँ पे कोई हमारा कॉस्ट या स्केड्यूल का इश्यू आया, तो जो टेक्निक्स हमने यूज़ की उसको ओवरकम करने के लिए तो वो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में कंसीडर करेंगे और वो हम अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है EVM हेल्प कर रहा होता है हमारा। तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो है लर्न कर रहे होते हैं और जो है इसको आगे फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में क्या होता है कि अगर हम EVM यूज़ करेंगे तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हर जो टास्क है उसको प्रॉपर अटेंशन और रिसोर्स मिल रही है। मतलब जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन और रिसोर्सेज मिल रही हैं। उसके बाद जो है हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल और बजट के मुताबिक।
पर हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद हम क्रिटिकल टास्क डिलेज़ वगैरह को हाइलाइट कर देते हैं कि क्रिटिकल टास्क कौन-से हैं जिनको हमने बिल्कुल भी डिले नहीं करना, ताकि जो है हम पूरी टाइमलाइन को फ़ॉलो करके उसके मुताबिक जो है प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। उसके बाद टास्क डिपेंडेंसी की विज़िबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और उसके अलावा जो है ये मैनेज करता है पोटेंशियल बॉटलनेक्स फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट डिलीवरी, अलाउ प्रोजेक्ट मैनेजर टू एडजस्ट टाइमलाइन प्रोएक्टिवली। उसके बाद आगे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आ जाता है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट पोटेंशियल रिस्क थ्रू रियल टाइम प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डेटा। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी पोटेंशियल रिस्क होते हैं, वो जो है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस डेटा को देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो एसपीआई है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, मतलब कि स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स नीचे जा रहा होता है, तो उसका ये मतलब होता है कि जो है हमारा प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग इशू फेस कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टाइमली इन्वेस्टिगेट करते हैं इशू को और उसके बाद जो है रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं बिफोर दे लेड टू फेल्यूर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वही बात आ गई कि डिसीजन मेकिंग को एनहांस कर रहा होता है और उसके अलावा जो है स्टेक होल्डर जो है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे रिलाई कर रहा होता है कि वो उसके मुताबिक ही जो है रिसोर्स एलोकेशन, स्कोप चेंज और स्केड्यूल एडजस्टमेंट वगैरह करता है। इसके अलावा जो है ये डिटेल मॉनिटरिंग में फैसिलिटेट कर रहा होता है और इसके अलावा हम क्या करते हैं, इनेबल करता है ये प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब कि इससे पहले कि पूरा प्रोजेक्ट फेल हो, वो जो है पहले से ही हर चीज़ कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है केस स्टडी। जो केस स्टडी 1 है वो मैंने अपना एफआईपी प्रोजेक्ट लिया है लर्निंग सागा। तो ये हमारा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट को मेमोराइज़ करने में लेक्चर यूजिंग ओसीआर एंड वॉइस रिकॉग्निशन। इसका जो बजट मैंने डिफ़ाइन किया है वो 95,000 बजट है और ड्यूरेशन कितनी थी, 10 मंथ्स थी। अब टाइम कितना पास हो गया, 7 मंथ पास हो गया। अगर हम देखें 10 मंथ के लिहाज से तो 7 मंथ तक 70% प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए और उसके मुताबिक बजट आना चाहिए। पर अब हम पीवी और ईवी वगैरह कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा कितना चल रहा है। तो जो हमारा प्लान बजट था 7 मंथ के बाद टोटल प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट होना चाहिए था, 70%, और बजट कितना होना चाहिए था, 66,500 यूज़ होना चाहिए था। पर अगर हम अर्न्ड वैल्यू देखें तो हमारा जो अभी तक एक्चुअल कंप्लीशन हुई है वो 60% कंप्लीट हुआ है। मतलब ये अभी से अगर हम देखें तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जो है डिले आ रहा है। उसके बाद अगर हम बजट की बात करें तो बजट हमारा कितना लगना चाहिए था, 60% के लिहाज से 57,000, पर अगर हम एक्चुअल कॉस्ट देखें तो वो हमारा 70,000 लग चुका है। तो हम अगर सिर्फ पीवी, ईवी और एक्चुअल कॉस्ट को भी देखें तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा स्केड्यूल और कॉस्ट कहाँ जा रहा है। पर अगर हम अगली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट वेरिएंस। तो इसमें हम ईवी माइनस एसी करते हैं। जब हमने ये किया तो हमारा नेगेटिव में आंसर आ गया। जब नेगेटिव में आंसर आता है तो उसका मतलब होता है कि बजट ओवर रन हो गया, मतलब कि हमने इतना बजट सोचा नहीं था जितना लग गया है। उसके बाद अगर हम स्केड्यूल वेरिएंस की बात करें तो इसमें भी हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ गया है। इसका मतलब है कि जितना अभी तक कंप्लीट होना चाहिए था उतना कंप्लीट है नहीं, मतलब जितना हमने प्लान किया था उतनी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये हमारे पास 1 से लेस देन आ रहा है और इसी तरीके से स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी लेस देन 1 आ रहा है, मतलब कि ना ये कॉस्ट एफिशिएंट है और ना ये स्केड्यूल पे कंप्लीट हो रहा है, ये हर लिहाज से पीछे है। वेरिएंस भी इसके नेगेटिव में है और इंडेक्स भी इसका लेस देन 1 है।
तो आउटकम हमने क्या निकाले कि जो प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट है, मतलब कि जितना हमने डिफाइन किया था उससे ज़्यादा जा रहा है। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट जो है बिहाइंड स्केड्यूल है। उसके बाद अगर हम एक्शन और डिसीजन की बात करें तो हम लोगों ने रीएलोकेट की रिसोर्सेज क्रिटिकल टास्क में, ताकि हम प्रोग्रेस को एस्टिमेट कर सकें। जैसे कि हमारा एआई टेक्नोलॉजीज पे बेस कर है, तो हम लोगों ने अपनी रिसोर्सेज मॉडल ट्रेनिंग पे लगा दी थी, ताकि जो हमारे क्रिटिकल टास्क हैं, जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं ऐप की, वो हम पहले वो अचीव कर लें, ताकि अगर हमारा टाइम एक्सीड हो भी जाता है तो हमें इतना इशू बाद में ना हो, हम बाद में छोटी-मोटी फंक्शनैलिटीज़ को मैनेज कर देंगे। तो हम लोगों ने नॉन एसेंशियल फीचर्स को फिलहाल रिड्यूस कर दिया था, ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकें और डेडलाइन को मीट कर सकें। इसके अलावा टेस्टिंग साइकिल वगैरह हमने एफिशिएंट यूज़ की थी, ताकि हम रिकवर कर सकें। उसके बाद अगर हम मीज़ान बैंक की बात करें तो मीज़ान बैंक जो है सिस्टम अपग्रेड करवा रहा है अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए। इसमें वो सिक्योरिटी फीचर इन्हेंस करवा रहा है, न्यू यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है और बायोमेट्रिक लॉगिन डालना चाह रहा है कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। जो मीज़ान बैंक ने इसके लिए बजट डिफाइन किया था वो था 20 लाख और ड्यूरेशन क्या थी 12 मंथ और टाइम कितना गुजर चुका है 8 मंथ। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, कितनी होनी चाहिए थी और कितना बजट यूज़ हुआ है और कितना होना चाहिए था। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो अगर हम इसका पीवी देखें तो 8 मंथ के बाद इम्प्लीमेंटेशन 67% होनी चाहिए थी, ठीक है। और कॉस्ट हमारा कितना आना चाहिए था 13,40,000। अगर हम इसका अर्न वैल्यू देखें तो एक्चुअल कंप्लीशन हमारी कितनी हुई है, अभी 50% हुई है, मतलब कि 17% डिफरेंस आ रहा है स्केड्यूल में। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो 10 लाख यूज़ हुई है। और अगर हम एक्चुअल कॉस्ट की बात करें, सॉरी कितनी यूज़ होनी चाहिए थी, तो 10 लाख यूज़ होनी चाहिए, पर एक्चुअल यूज़ कितनी हुई है 16 लाख। तो ये काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है कॉस्ट और स्केड्यूल दोनों में। तो अगर हम इसका कॉस्ट वेरिएंस चेक करें तो ये भी सॉरी नेगेटिव में है। और अगर हम सीपीआई और एसपीआई की बात करें तो ये भी लेस देन ज़ीरो है, जो कि लेस देन ज़ीरो भी मतलब 0.5 के करीब है, तो ये काफ़ी पुअर कॉस्ट एफिशिएंसी दे रहा है। उसके बाद ये भी सब नेगेटिव में था, तो मतलब वो बिहाइंड स्केड्यूल और ओवर बजट है। उसके बाद अगर हम आउटकम की बात करें तो वो यही है कि प्रोजेक्ट ओवर बजट है और बिहाइंड स्केड्यूल है। और अगर हम एक्शंस और डिसीजन की बात करें तो हम लोगों ने जो है उन्होंने जो है मोर डेवलपर ऐड किए थे क्रिटिकल टास्क में। जैसे कि जो सिक्योरिटी था वो सबसे क्रिटिकल टास्क होता है, बैंक वालों के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो उन्होंने उस पे काम जो है ज़्यादा डेवलपर ऐड कर दिए थे और नॉन एसेंशियल फीचर्स को रिड्यूस कर दिया था, बस कोर फंक्शनैलिटीज़ पे फोकस किया था। जैसे कि यूज़र इंटरफेस वगैरह है तो इनको उन्होंने थोड़ा साइड पे कर दिया था, ताकि उनके बजट वगैरह टाइम पे कंप्लीट हो सकें। फाइनली एंड